नमस्कार साथियों, हिंदी शोध माला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर। संवैधानिक स्थिति के अंतर्गत हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी के लिए क्या प्रावधान है, किन-किन प्रावधानों के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में रखा गया है। इससे पूर्व हम जानते हैं कि भारत में हिंदी की क्या स्थिति रही है प्राचीन समय से अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा थी जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक साथ जोड़ा और जोड़ने के पश्चात भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाया। उस समय भारत की क्षेत्रीय भाषाओं से ऊपर उठकर सभी लोगों ने हिंदी को स्वीकार किया और हिंदी के माध्यम से संविधान क्या बोलते हैं स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को लड़ा। जब भारत आजाद होने के पश्चात जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो तब उसके बाद जो है भारत की राजभाषा का प्रश्न भी उठा। भारत की राजभाषा क्या होगी, तो इस पर बहुत बहस हुई, बहुत चर्चा हुई और बहुत विवाद भी हुआ। अंततः 14 सितंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान में हिंदी को सर्वसम्मत से राजभाषा का स्थान दिया गया। राजभाषा के स्थान पर हिंदी को तो स्थान दिया गया, साथ ही साथ यह भी प्रावधान किया गया कि हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी जो है उसके साथ साथ राजभाषा का कार्य करेगी। वह 15 वर्षों के लिए, 15 वर्षों में जो जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं वो हिंदी सीख लेंगे और राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग बिठाया जाएगा। वो आयोग जांच करेगा कि हिंदी को पूर्ण रूप से हिंदी को राजभाषा घोषित किया जाए या फिर अंग्रेजी को भी साथ में रखा जाए। तो इसके तहत संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी विशेष प्रावधान किए गए। इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। अनुच्छेद 343 से 351 तक इस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं हम अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में क्या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343 में राजभाषा और अंकों का प्रयोग के बारे में बताया गया है कि कौन सी राजभाषा होगी, कौन सी लिपि होगी, कौन से अंक होंगे। अनुच्छेद 343 एक में भारत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। संघ के सरकारी कार्यों में भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होगा। अनुच्छेद 343(2) में संविधान लागू होने से 26 जनवरी 1950 से यानी 15 वर्ष 26 जनवरी 1965 तक जो है अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यों में पूर्ववत चलती रहेगी। इस अवधि में राष्ट्रपति सरकारी कार्यों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी तथा भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप के स्थान पर देवनागरी रूप में प्रयोग को आदेश द्वारा प्राधिकृत कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले कहा कि अंग्रेजी भी साथ साथ चलेगी और यह राष्ट्रपति जो है ये प्रावधान कर सकते हैं कि अब जो है भारत के सभी लोग हिंदी में काम कर सकते हैं, तो उसको हिंदी ही उसका रख सकते हैं। अनुच्छेद 343(3) में संसद 26 जनवरी 1965 अर्थात 15 साल के बाद भी अंग्रेजी भाषा या देवनागरी अंकों के प्रयोग को विधि द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में जारी रख सकेगी। अगर उस समय की स्थिति को देखकर आगे भी अंग्रेजी को रखा जा सकता है। ये भी प्रावधान किया गया अनुच्छेद 343(3) में। ये तो हो गया अनुच्छेद 343। अब इस बात करते हैं अनुच्छेद 344। इसमें राजभाषा आयोग का गठन की बात की गई कि राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा और वो है लगातार जो है राजभाषा में कार्य करेगा। संविधान के प्रारंभ से 5 और 10 वर्षों की समाप्ति पर राष्ट्रपति हिंदी के विकास और प्रयोग की स्थिति का जायजा लेकर उसके प्रगामी प्रयोग को निश्चित करने के लिए आयोग का गठन करेंगे। तो 15 वर्षों में देखेंगे और उसके आयोग का गठन करेंगे। अनुच्छेद 343(4) में जो कहा गया है, अनुच्छेद 343(4) में जो कहा गया है उसके लिए जो है आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 30 सदस्यों की संसदीय समिति बनाएंगे, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा के होंगे और 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे। एक समिति गठित की जाएगी। समिति अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देगी और
और राष्ट्रपति उसी समिति के आधार पर आदेश जारी करेंगे 15 साल के बाद। ये जो है प्रावधान अनुच्छेद 344 में किया गया है। 345 में जो है, अब इसमें अभी तक हम राज्य के पूरे भारत की या संघ की राजभाषा के बारे में बात कर रहे थे। 345 में राज्यों की राजभाषाएं क्या होंगी, किस प्रकार से होंगी, इस पर विचार किया गया है, इस पर प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 345 में। राज्य के विधानमंडल अपने राज्य में सरकारी प्रयोजनों के लिए स्थानीय भाषाओं या हिंदी को अंगीकार करेंगे। जब तक विधि द्वारा ऐसा उपबंध नहीं किया जाता, तब राज्य के सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग पूर्वक रहेगा। यानी कि यह है कि राज्य अपने सरकारी प्रयोजनों के लिए अपनी स्थानीय भाषा का प्रयोग कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं करता है, तब तक जो है, या अपना कोई निश्चित राजभाषा नहीं बना लेता है, तब तक के लिए जो है सारा कार्य अंग्रेजी में होगा। ये अनुच्छेद 345 में है। अनुच्छेद 346 संघ और राज्य अथवा राज्य और राज्य के बीच में जो है संचार की भाषा क्या होगी। यानी पत्राचार जो होगा राज्य और केंद्र के बीच में, राज्य और दूसरे राज्य के बीच में जो पत्राचार होगा, वह पत्राचार किस भाषा में होगा, इस पर बात की गई है अनुच्छेद 346 में। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए उस समय प्रयुक्त प्राधिकृत भाषा ही राज्य और संघ तथा राज्यों के बीच संपर्क भाषा बनेगी। यानी उस समय जो उस समय के प्रयोजनों के लिए जो नियुक्त की गई है भाषा, उसी भाषा में संपर्क होगा। यदि दो या अधिक राज्य अपनी आपसी सहमति से पत्राचार हिंदी में करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर राज्य अपनी आपसी सहमति से अगर पत्राचार अगर हिंदी में भाषा में करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी उस समय जो वहाँ की जो भाषा होगी, उस भाषा के अंतर्गत ही उनको पत्राचार करना होगा। अनुच्छेद 347 में द्वितीय राजभाषा का प्रावधान है। किसी भी राज्य जो है, कोई भी राज्य अपने राज्य में द्वितीय राजभाषा को कर सकता है कि इस भाषा, किसी भी भाषा को द्वितीय राजभाषा के रूप में रख सकता है। ये प्रावधान अनुच्छेद 347 में किया गया है। जैसा इसी अनुच्छेद के तहत, इसी प्रावधान के तहत उत्तराखंड राज्य ने अपनी द्वितीय राजभाषा के रूप में संस्कृत को रखा है। यदि किसी राज्य के जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शासकीय मान्यता प्रदान करने की मांग की जाती है, तो राष्ट्रपति उस भाषा को राज्य के सभी या कुछ एक शासकीय प्रयोजनों के लिए मान्यता देने के लिए आदेश दे सकते हैं। करेंगे राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा, जब राज्य के लोग मांग करेंगे। तो इस आधार पर जो है अनुच्छेद 347 के अनुसार कोई भी राज्य अपनी द्वितीय राजभाषा को चुन सकता है। अनुच्छेद 348 में जो है, इसमें न्यायालयों की भाषा क्या होगी, इस पर विचार किया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिनियमों आदि की भाषा क्या होगी। जब तक कोई व्यवस्था नहीं की जाए, तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। यानी जब तक कोई ऐसी व्यवस्था न हो जाए, भाषा की व्यवस्था, तब तक तो अंग्रेजी में होगी। केंद्र और राज्यों के सभी अधिनियम, विधेयकों, अध्यादेशों, आदेश, विनियम, नियम, उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। साथ ही राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी अथवा राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत किया जा सकेगा। मुख्य रूप से अंग्रेजी में होगा। यदि राज्य के लोग, राज्य के राज्यपाल चाहते हो, राष्ट्रपति चाहते हो, तो उस राज्य के उच्च न्यायालय की भाषा हिंदी के अंग्रेजी के अलावा हिंदी या कोई अन्य स्थानीय भाषा भी हो सकती है। तो अनुच्छेद 348 उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा क्या होगी, इस पर प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधी कुछ विधियों को अधिनियमित करने, संघ की राजभाषा में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। यानी कि नए नियम बनाने का प्रावधान जो है वो 349 में है। संविधान में प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों की कार्यवाही अंग्रेजी के अलावा अन्य किसी भाषा में करने अथवा शासकीय प्रयोजनों में प्रयुक्त भाषा के लिए कोई संशोधन लोकसभा, राज्यसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जा सकता है। अगर हम भाषा संबंधी कोई नया प्रावधान बनाना चाहें तो राज्यसभा, लोकसभा के पूर्व ही बनाया जा सकता है, इनकी अनुमति के पूर्व ही बनाया जा सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 350
इसमें जो है व्यथा निवारण के लिए संघ की राजभाषा। इसमें जो है कोई भी व्यक्ति अपनी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी भी पदाधिकारी को संघ या राज्य में उस समय प्रयुक्त राजभाषा में अभ्यावेदन दे सकता है। अनुच्छेद 350 को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी और अनुच्छेद 350 ख में एक विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति भी की जाएगी। अनुच्छेद 350 में जो है कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा में बात रख सकता है और अनुच्छेद 350 क में भाषाई अल्पसंख्यक जो है, जो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है, उनके लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा जो है वो मातृभाषा में देने का प्रावधान किया जाएगा। अनुच्छेद 350 ख में एक विशेष पदाधिकारी की भी नियुक्ति इसमें की जाएगी। अब अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास के लिए निर्देश, हिंदी के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए जाएंगे, इनका निर्देश भी किया गया है अनुच्छेद 351 में। हिंदी राजभाषा का प्रसार विकास करने, उसे भारत की सामाजिक संस्कृति के तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने की जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार की होगी। इसलिए राजभाषा हिंदी अपना शब्द भंडार मुख्यतः संस्कृत और गौड़तः 8वीं अनुसूची में सम्मिलित अन्य भारतीय भाषाओं से ग्रहण कर अपने आप को समृद्ध करेगी। लगातार केंद्र सरकार यह कार्य करती रहेगी जिससे हिंदी भाषा समृद्ध हो। हिंदी मुख्यतः जो है संस्कृत के शब्दों से, बाकी गौड़तः जो 8वीं अनुसूची जो 22 भाषाएं हैं उनसे जो है लगातार कोष बनाकर उनसे शब्दों को गणना करके हिंदी को समृद्ध करने का कार्य करेगी। इसके लिए एक आयोग बनाया गया है। ये तो रहा अनुच्छेद 343 से 351। इसके अलावा भी जो है अनुच्छेद 120 है, भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। जहाँ पे जो है केवल अंग्रेजी में किया जाएगा। तो 120 में लिखा गया है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किया जा सकता है, परंतु यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे। तब तक इस संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि या अंग्रेजी में से शब्द उसमें से ये लुप्त कर दिए गए हों। तो इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि कोई भी राजनेता या कुछ राज्यसभा और या लोकसभा का सदस्य जो है अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति कर सकता है। अगर उसे हिंदी अंग्रेजी में दिक्कत है तो ये उसके लिए रोकेंगे नहीं। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति कभी भी इस बात के लिए उसे नहीं रोकेंगे। विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा, ये 210 अनुच्छेद 210 में जो है भाग 17 में किसी भी बात के होते हुए किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा में हो या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष या विधानसभा सभापति ऐसे कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा देगा।